नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है हमारे शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। #AskAwaz योर मनी हमारा हैशटैग है, इसे आप लिखिए फेसबुक, ट्विटर पर जाकर CNBC आवाज़ के हैंडल पर और फिर सवाल हमें लिख भेजिए। इसके अलावा आप yourmoney@nw18.com ये हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अब हमारे साथ आज के मेहमान मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, उन्हें तो शामिल करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे राइट स्ट्रैटेजी की। अगर 5, 10, 15 साल का किसी का नजरिया है तो शुरुआत में क्या स्ट्रैटेजी रखें और जैसे जैसे अपने गोल्स के नजदीक पहुंचे तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पर ये सजेशन हमारे तमाम गेस्ट हमारे व्यूअर्स को देते हैं कि जब आप अपने गोल के नजदीक पहुंचे तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। रिस्कियर इन्वेस्टमेंट से थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? दीपाली जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि एक इंसान जब पूरे लक्ष्यों की प्लानिंग करता है 10 साल 15 साल और लास्ट लैप में हार जाए, एक बहुत बुरी बात होती है, बहुत दुखद बात होगी। इसीलिए जैसे ही आप गोल के करीब पहुंचे तो आपको ज्यादा चौकन्ना हो जाना है। समझो कि आपका गोल 15 साल का था और 13 साल बीत चुके हैं और 13 साल की आपकी SIP हो गई, अब 2 साल ही बचे हैं। तो आपको थोड़ा चौकन्ना होना है। और अगर मार्केट की स्थिति ठीक ठाक हो, जैसे कोविड की स्थिति ना हो और मार्केट की स्थिति आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से हो, तो 6 महीने पहले या 8 महीने पहले भी अगर आप अपनी इक्विटी को स्टैगर्ड फैशन में डेट में ले आते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर समझो कि आपका गोल है 1 साल बाद और मार्केट की स्थिति नॉर्मल है, तो आप 12 किश्तों में अपने पैसे इक्विटी से डेट में ले आएं, ताकि साल भर बाद जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप इक्विटी से ना रिडीम करके डेट से रिडीम कर रहे हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साल भर बाद जब आप निकालने आए पूरा एक मुश्त पैसा इक्विटी से, तो अपनी पीक वैल्यूज पे ना हो या काफी गिरावट भी आ सकती है। सो 1 ईयर के पहले, टू बी फेयर, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डेट में मूव करना स्टैगर्ड फैशन में एक अच्छी रणनीति मानी जाएगी। दूसरा, अगर स्थिति थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक हो, थोड़ी भयंकर हो, जैसे कोविड हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, 2003-13 की QE टेपरिंग हो गई, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस जो हर 5-7 साल में एक बारी आती हैं, वैसे समय में आपको 2 साल पहले से ही पैसे निकालने का प्रबंध कर लेना चाहिए और डेट में मूव कर जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, यूजुअली सब इन्वेस्टर्स के लिए है। क्या कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, डेट की तरफ कब आपका रुख होना चाहिए, इक्विटीज़ की तरफ से, और यूजुअली जब आप अपने गोल के नज़दीक पहुँचे तब आमतौर पे ये सजेशन आपको दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और फिरोज जी आपसे समझना चाहेंगे, आमतौर पे अगर हम 5, 10, 15 साल का होराइजन लेकर चलते हैं तो एक एवरेज रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या 12% ही एक एवरेज रिटर्न है यूजुअली जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है, या फिर एक स्टैंडर्ड फिगर है, रिटर्न्स इससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं? दीपाली जी देखिए, जैसे आपने कहा, रिटर्न की एक उम्मीद करना, फेयर उम्मीद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 12-13% की उम्मीद करना वाजिबी है। देखिए, अब लास्ट 1 साल में जो रिटर्न आई है, लास्ट संवत के हिसाब में कर रहा था, क्योंकि काफी सारे शो आपके चैनल पे भी किए थे, तो 28% की निफ्टी की रिटर्न है, मिड कैप और स्मॉल कैप की 42% की रिटर्न है। तो ऐसे समय में हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी 2% नेगेटिव भी थी। तो जैसे उसको कहते हैं रीसेंसी बायस। तो मेरे हिसाब से 12 से 13% की रिटर्न की उम्मीद करना लॉन्ग पीरियड्स में अच्छी रिटर्न मानी जाएगी। 1-2 साल ऐसे भी आएंगे जहां 30% की रिटर्न आए, 2-3 साल ऐसे भी आएंगे जहां नेगेटिव रिटर्न आए। तो अब जज्बातों को कंट्रोल करते हुए 12-13% 10-12 साल में मिले कॉम्पाउंडेड, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले की दया रही तो 1-2% ज्यादा मिल सकते हैं, बट उससे ज्यादा 15-16% से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑन एन ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि स्मॉल कैप भी होगा उसमें, लार्ज कैप भी होगा, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। और डेट की उम्मीद 7% होनी चाहिए। आई थिंक काफी लोगों की जो उम्मीदें हैं इक्विटी से, वो मिसप्लेस्ड है।
रियल एस्टेट से तो उनकी उम्मीदें बड़ी बड़ी नॉर्मल सी हैं। 20 साल का इन्वेस्ट करते हैं, फिर 10% की कंपाउंडेड रिटर्न में भी खुश रहते हैं। बट इक्विटी से उनको पैसे लगाते ही लोगों को चाहिए कि यार अगले 6 महीने में बढ़ जाए। तो आई थिंक उम्मीदों एक्सपेक्टेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल व्हाई पीपल गेट डिसअपॉइंटेड विद इक्विटी। ओके ओके, चलिए फटाफट से सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। पहले कॉलर साहिल कपूर हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। साहिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो नमस्कार मैम, मैंने 7 म्यूचुअल फंड बताइए ले साहिल रखे क्या हैं। सवाल है। हाँ, 7 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, जिसमें 3 है पारस्परिक है, एक्सिस है और कोटक स्मॉल कैप है। 1500 रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट है इसमें। और HDFC इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड और क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, इसमें 1000 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं स्टेप अप भी कर सकता हूँ इसमें 20% के अराउंड। तो मुझे 1 से 1.5 साल हो भी गया इन्वेस्टमेंट करते हुए, 1 लाख से में इन्वेस्टमेंट हो चुका है मेरा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आगे 10 से 12 साल में मेरा 1 करोड़ तक का मेरा कॉर्पस का टारगेट है, तो ये क्या अचीवमेंट का रहेगा? ओके, तो 10 से 12 साल का होराइजन है, 1 करोड़ का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं। सालाना 20% ये स्टेप अप करते हैं जैसे इन्होंने बताया। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 8,500 की SIP इन्होंने शुरू की है। उम्र इनकी कम है, 27 साल इनकी उम्र है। अभी से 10 से 12 साल का होराइजन ये लेके चल रहे हैं। लेकिन फंड्स जैसे इन्होंने खुद मेंशन किया फिरोज जी, काफ़ी सारे हैं इनके पास। नेम्स में क्विकली मेंशन कर दूं जो फंड्स हैं इनके पास, उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC इंडेक्स फंड, निफ्टी 50, ICICI प्रू ब्लू चिप, क्वांट ELSS टैक्स सेवर और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, पहले तो इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ का, वो पार करने के लिए इनको स्टेप अप SIP करनी पड़ेगी। साहिल, अगर आपको 1 करोड़ पहुंचना है तो आपको हर साल जैसे आपकी आय बढ़े 20% से आपको अपनी SIP को स्टेप अप करना पड़ेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप 8,500 कर रहे हैं और 1.5 साल हो चुके हैं, समझो कि और 10 साल बाकी हैं आपके। तो 12 साल का कुल मिला के इन्वेस्टमेंट पीरियड में भी आपको 10 से 11,000 की SIP अमाउंट प्लस टॉप अप की जरूरत पड़ेगी। तब जाके 13% की रिटर्न पे आप 1 करोड़ की जो कॉर्पस को टारगेट कर रहे हैं वो पार हो पाएगा। बट ये साहिल, मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि 27 साल की उम्र में आप 2 साल की इन्वेस्टिंग भी कर चुके हैं, 8,500 की SIP भी कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज। बट डटे रहना और ज्यादा डिस्टर्ब मत होना। मार्केट्स की फॉल होती रहती है। मार्केट लास्ट वीक गिर रही थी, इस बार बढ़ गई वापस 3-4 दिनों में। सो पॉइंट इज बी वेरी डिसिप्लिन। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपकी जो स्कीम्स हैं 7 स्कीम्स, उसमें से 3 स्कीमें मैं अगर मेरी होता पोर्टफोलियो तो मैं बदलता। एक्सिस की मिड कैप फंड स्कीम है उसको हटा देता, HDFC इंडेक्स फंड को हटा देता, निफ्टी 50 वाले को, और कोटक स्मॉल कैप फंड को हटाता। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हमारे हिसाब से ये 3 स्कीम्स में आप अगर निवेश करते तो मिड कैप में कोटक इमर्जिंग वुड बी अ बेटर चॉइस। लार्ज एंड मिड कैप में DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रबेको मल्टी कैप। ये 3 स्कीम से मैं अपने वो 3 स्कीम को रिप्लेस करता इफ दिस वाज माय पोर्टफोलियो साइज। ओके, चलिए तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उनको लागू कीजिए अपने पोर्टफोलियो पर। यही सलाह है फिरोज जी की तरफ से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, इनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट ELSS टैक्स सेवर भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। निकलने की सलाह है एक्सिस मिड कैप, HDFC इंडेक्स फंड और कोटक स्मॉल कैप में। चलिए, तो ये तो रही इनके पोर्टफोलियो की बात। अब बात करेंगे अगले कॉलर से। देवव्रत हैं हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। देवव्रत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। मैं कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर से हूँ, बट जॉब मैं दुबई में कर रहा हूँ। मैं SIP किया हूँ 11,000 का, SBI कॉन्ट्रा फंड 5,000 का और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3,000 का और ICI पार्लियामेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 3,500 का। और मुझे और भी SIP करना है, तो ये आपसे सजेशन लेना था कि मैं एक्चुअली हमेशा यूट्यूब पे आपको यहाँ पे देखता रहता हूँ, तो ये नंबर मिला आपको मैसेज में। ओके, पूछ लेते हैं। फिरोज जी ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। आपने फिरोज जी इनका सवाल सुना। इनके पोर्टफोलियो को लेकर 11,000 की इनकी मंथली SIP चल रही है। 20-30 साल का ये होराइजन लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इनके पास SBI कॉन्ट्रा 5,000 पर मंथ, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स
3500 पर मंथ और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000 पर मंथ है। फंड सिलेक्शंस प्लस कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, जानना चाहते हैं, बताइए। दीपाली जी, इनमें बिफोर इनके क्वेश्चन और इनके जो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्कीम्स और उनके कॉर्पस को लेके, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हाईलाइट करना चाहूंगा, बिकॉज सिंह साहब ने कहा कि वो दुबई में काम करते हैं। देखिए सिंह साहब, आपने अपना देश छोड़ा, वहां जाके कमाई कर रहे हैं क्योंकि आपको एक लाइवलीहुड के लिए वहां गए हैं। बट एक चीज जो दुबई के काफी सारे रेसिडेंट्स को पता नहीं होती है कि दुबई और इंडिया के बीच में एक ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी है। उसके उसके तहत आपके जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपके लिए टैक्स फ्री हो सकते हैं। ये इसको आप थोड़ा पढ़ाई करें। तो सिंगापुर और दुबई के रेसिडेंट्स, काफी सारे एनआरआईज हैं भारतीय जो वहां रहते हैं, उनकी एनआरआई स्टेटस का वो टैक्स के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एक ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी है दुबई और इंडिया के बीच में। लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया में म्यूचुअल फंड टैक्स होने के बदले आप दुबई में टैक्स करा सकते हैं। उसके लिए टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लगता है। इस पे आप प्लीज थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क करें। और आप जैसे इंडियन को अब इस बार इस बजट में टैक्स बढ़ा दी गई, 10% की टैक्स थी, अब 12.5 कर दी, जैसे मेरे को और दीपाली आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। बट आपको उससे इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, आपको जीरो टैक्स देनी पड़ेगी अगर आप उधर के टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। तो दैट्स वन थिंग, वो बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको। अब रहा सवाल आपकी जो अमाउंट्स हैं, जो 11,500 की आप एसआईपी कर रहे हैं, और अगर उसको आप 10% से स्टेप अप कर लें, मेरे हिसाब से अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी आय बढ़ती है। आय बढ़े तो एसआईपी बढ़ाना जरूरी है। उस कॉन्सेप्ट को स्टेप अप कहते हैं। वो अगर आप 30 साल के लिए करेंगे तो 12 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। और रहा सवाल, बुनियादी सवाल, ईटीएफ को और इंडेक्स फंड्स को मैं रेकमेंड नहीं करता क्योंकि मेरे क्लाइंटों को लास्ट 5 साल मॉडल पोर्टफोलियो में 10 करोड़ के अमाउंट पे ऑलमोस्ट 5.6 करोड़ की अमाउंट ज्यादा बनी है। तो इसीलिए मैं इंडेक्स फंड्स नहीं रेकमेंड करता फिलहाल इंडिया में। अगले 10 साल बाद आई एम श्योर डेटा विल से डिफरेंट, तो उसको आप अवॉइड करें। आपकी 2 स्कीम्स एग्जिट कर सकते हैं। एक स्कीम एग्जिट करनी है आपने, आईसीआईसीआई थ्रू निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एग्जिट करनी है। आईसीआईसीआई की थ्रू डिविडेंड यील्ड स्कीम और एचडीएफसी स्मॉल कैप और क्वांट एक्टिव, ये 3 स्कीम्स में आप निवेश जरूर कर सकते हैं, अपना करंट अमाउंट एंड स्टेप अप अमाउंट एज वेल। ओके, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। बात करेंगे अब घनश्याम से, राजकोट से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो मेरा शेयर किया हुआ है कि हाउ मच मैंने जो ऑलरेडी एक अभी एक्सिस में लमसम अमाउंट भी मैंने डाला हुआ है मिड कैप फॉर्म, और देन आफ्टर 3 और मैंने एसआईपी अभी स्टार्ट है। तो आई नीड टू मोर एड इन एसआईपी 15,000। तो मुझे एक सजेस्ट कीजिए कि कौन से फंड में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यानी 10,000 की अभी एसआईपी चल रही है, 1,80,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट है और 15,000 के एडिशनल एसआईपी ये करना चाहते हैं फॉर 15 ईयर्स। टोटल एसआईपी अमाउंट 25,000 पर मंथ का हो जाएगा 15 ईयर्स के होराइजन के साथ। फंड्स ऑलरेडी जो एसआईपी में पैसे डाल रहे हैं उसमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 5,000 पर मंथ, 2,500 ईच डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में। लमसम है एक्सिस मल्टी कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। बताइए क्या सजेशन इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस एडिशनल जो पैसे डालने हैं वो कहाँ डिप्लॉय करें और 15 ईयर्स में कितना इकट्ठा कर पाएंगे ये राशि? यस घनश्याम जी, पॉइंट 1, आपने जो लमसम इन्वेस्ट किए हैं एक्सिस मिड कैप, मल्टी कैप और एचडीएफसी मिड कैप में, मेरे हिसाब से एक्सिस की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं लास्ट 1 ईयर ठीक है, बट लास्ट 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है क्योंकि उसमें से काफी रिडेम्पशंस हो गई। तो फंड मैनेजर्स रिडेम्पशन को मैनेज करने में ही काफी मुश्किल से वो अपनी अपनी कश्ती को वापस नाव को बराबर ला रहे हैं स्टेबल। सो आई वुड नॉट बी इन एक्सिस मल्टी कैप। एक्सिस मल्टी कैप की स्कीम हमने 2021 में निकाली थी हमारे पोर्टफोलियो से, उसके बाद हमने एक्सिस की नहीं रखी है मॉडल पोर्टफोलियो में, एंड उसके कारण है काफी सारे, बट आई विल नॉट बोर यू विद देम फॉर नाउ। आपको 2 स्कीमें हटानी है, एक्सिस मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप के बदले आपको आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप में डालना है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज थीमेटिक स्कीम है, आइडियली थीमेटिक स्कीम नहीं लेना चाहिए, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं निकालने का, बट एनर्जी एक थीम है जो अंडरवैल्यूड है करंटली, और एसबीआई एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सो आई कांट बी वेरी डिसाइसिव। तो रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज इज स्केटिंग ऑन द नाइस।
ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन घनश्याम जी आपके लिए। एडिशनल स्टॉक्स फंड्स भी आपको बताए गए हैं जहां पर आप अपने निवेश कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। कुछ फंड से आपको निकलने की भी सलाह दी गई है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ बने हुए हैं आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक सवाल लेंगे जो हमें ईमेल के थ्रू मिला है। प्रिया कुमारी ने असम से ये सवाल भेजा है। मंथली इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ये 15,000 पर मंथ की। 4 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और 15 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल पहले इनका पोर्टफोलियो बता देते हैं कौन कौन से फंड्स हैं। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप 1000 रुपीज पर मंथ, क्वांट लार्ज मिड कैप में 1000 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में भी 1,000 है। तो यानी इन्होंने टोटल अपने पोर्टफोलियो में फंड्स रखे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास ये जानना चाहती हैं कि 5 से 7 साल के लिए 4 एनएफओ में क्या निवेश सही है। एक तो ये सवाल इनका है। इसके अलावा लंबी अवधि में जो पोर्टफोलियो को लेकर भी इनका क्वेश्चन है कि कितने फंड्स आइडली रखने चाहिए अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो तो, और अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो तो। 5 से 7 साल के लिए जो फंड्स इन्होंने पिक किए उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा, आदित्य बिरला क्वांट एनएफओ, मोतीलाल डिफेंस इंडेक्स एनएफओ है, एक आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज अगेन एनएफओ, और एक टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म है। यहाँ भी 1,000 ईच डालना चाहती हैं। तो ये इनका क्वेश्चन है। फंड्स इन्होंने ऑलरेडी ऑप्ट किए हैं अपने लिए। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? यस प्रिया, आपका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट, बट आई थिंक आपका जो फर्स्ट अमाउंट क्या है, आपके 4 लाख रुपए के लमसम अमाउंट हैं, 15,000 रुपए आप एसआईपी कर सकती हैं। उसको प्लीज स्टेप अप करें। स्टेप अप करेंगे तो 2.2 करोड़ तक पहुंच सकती हैं। 13% की उम्मीद रखें पर एनम। उससे ज्यादा की उम्मीद रखना मुनासिब नहीं है। 15 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड में आप 2.2 करोड़ पे पहुंच जाएंगी विद द करंट कॉर्पस। और 15,000 अगर आप इर्द गिर्द ना देखें और 15,000 हर महीने डालती रहें 15 साल के लिए। तो रहा सवाल आपका कितने फंड्स होने चाहिए, इस पे आनंद राठी वेल्थ ने बहुत बड़ी स्टडी की। क्योंकि मेरा भी पहले ये मानना था कि 10 स्कीम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, भले जितने अरबों रुपए भी हों। फिर हमने एक स्टडी की जिसमें हमने 5,000 पोर्टफोलियो जो आनंद राठी के साथ नहीं डील करते उनको ट्रांजैक्शन वाइज टेस्ट किया, और ये देखा कि जिन्होंने अब 4,750 क्लाइंट जो बाहर पैसे रखे हैं आनंद राठी के बगैर, वो हमसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो उनको आउट परफॉर्म किया। ये जो 250 लोग हैं, 300 लोग करीबन थे जो हमसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से बेहतर किए, उनके पास स्कीमें ज्यादा थी। तो ऑलमोस्ट आप इतनी टेंशन ना लें, 12, 13, 15 स्कीम भी हो जाए तो आपकी ओवर डिवर्सिफिकेशन नहीं होती है। एक ऐसी भी पोर्टफोलियो मैंने देखी है जिसमें 78 स्कीम्स थी और उन्होंने आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट किया था ट्रांजैक्शन वाइज। So number of schemes can be 10, 12. Don't have to worry too much. पहले मैं भी बड़ा चिंतित होता था अगर मेरे पास स्कीम ज्यादा होती थी, बट ये डेटा बड़ा स्टडी करके 13 लाख ट्रांजैक्शन स्टडी करके ये निकला कि यू डोंट हैव टू बी टू पॉजिटिव अबाउट द नंबर ऑफ स्कीम्स। रहा सवाल आपकी स्कीम्स में से बदलाव, 2, 3 स्कीम्स, 4 स्कीम्स आपको एग्जिट करनी है, ये हमारी सजेशन होगी। आदित्य बिरला क्वांट फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड, और 2 फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रोबेको मल्टी कैप। ये पोर्टफोलियो आपका देख के ये क्लियरली दिखाई देता है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे काफी थीमेटिक स्कीम्स खरीद रही हैं। तो डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा चला था तो लोग बहुत लालची होके उसको खरीदे हैं। सो डोंट गो विद द लालसा, और उसमें अभी 40% की गिरावट भी आ गई है डिफेंस सेक्टर में। सो आई वुड से दैट डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए काफी है। 15 साल के आपके पास पीरियड है, तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू थीमेटिक स्कीम्स। और कितना कॉर्पस ये फिरोज जी इकट्ठा कर पाएंगी इस पोर्टफोलियो से, क्या एक्सपेक्ट करें? 2.2 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगी दीपाली मैडम, अगर ये 15,000 रुपए डालती रहें और 15% की स्टेप अप करें और 15 साल के लिए निवेशित रहें तो। ओके, तो 15 इयर्स के होराइजन के साथ अगर 15% हर साल स्टेप अप आप करते हैं, एलोकेशन बढ़ाती हैं बाय 15%, तो 2.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर सकेंगे। एनएफओज, सेक्टोरल थीमेटिक फंड से निवेश करने से बचना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। कहाँ
पैसे लगा सकती हैं, कैसे सही कर सकती हैं पोर्टफोलियो, वो तमाम टिप्स आपको फिरोज जी ने बताई हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। पूछ लेते हैं फिरोज जी से कि उन्होंने कौन से फंड्स पिक किए हैं एक पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। तो फिरोज जी बताइए आपके टॉप 4 फंड्स, और इन टॉप 4 फंड्स के साथ एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या ये एक कंप्लीट पैकेज है पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से, या फिर इनमें से कोई भी फंड पिक करके इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली ये कंप्लीट पैकेज है। कोशिश पूरी 4 की खरीदने की करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एसआईपी अमाउंट थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। अगर आप 500,000 रुपए पर एसआईपी करते हैं तो 2,000 से 4,000 की अमाउंट चाहिए होगी। बट अच्छी बात यह है कि सभी अमाउंट्स को कम करने में लगी हुई है। बट इररिस्पेक्टिव, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज पहला फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और एसबीआई कॉन्ट्रा। जैसे दीपाली मैडम ने कहा सब व्यूअर्स को कि अगर पूरी पैकेज खरीदे तब जाके वो कॉम्बिनेशन आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि चारों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये चारों अलग एएमसीज के हैं और चारों अलग कैटेगरी के हैं। तो सब एक-एक अपना महत्वपूर्णता है, उन सबकी अलग है। तो अगर आपके पास 2 स्कीम के पैसे हैं तो पहले 2 खरीदें, चारों के हैं तो बहुत बढ़िया। अगर एक ही के हैं तो खाली कोटक इमर्जिंग खरीदें फॉर द टाइम बीइंग। ओके, चलिए, तो ये आपको 4 फंड चॉइसेस बताए गए हैं और इन चारों को आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पे भी पिक कर सकते हैं अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। जैसे फिरोज जी ने मेंशन किया, फंड डाइवर्सिफिकेशन, फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन भी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और एसबीआई कॉन्ट्रा है। इन चारों में से कोई एक पिक करना चाहते हैं, अभी एक फंड में ही पैसे लगा सकते हैं, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी टू बिगिन विद आप पिक कर सकते हैं। बट नोट कर लीजिए इन नेम्स को, आप बाकी धीरे धीरे ऐड भी कर सकते हैं। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू फिरोज जी शो में आने के लिए, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।